सो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम चालू कर रहे हैं आज। डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, आगे भी आपको पढ़ना होता है इसे, ठीक है ना। और इंटर लेवल पे ना मैं बताऊं इसकी, देखो इंटर लेवल पे हम पढ़ते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटर लेवल पे पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ बेसिकली अकाउंट्स के लॉ। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमें बताता है हमारा AS10। कौन बताता है साहब? AS10। यही हमारे को अपने फिक्स एसेट्स पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है यही बताता है। पहले डेप्रिसिएशन के बारे में आपका एक AS हुआ करता था, AS6, मतलब उसे हटा दिया गया। अब AS6 नहीं है आपके कहीं भी। अब AS10 के अंदर ही डिप्रेसिएशन के बारे में सारे ट्रीटमेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि डिप्रेसिएशन के बारे में आपको पता कहां से लगता है, तो आप बोलेंगे सर AS10 से पता लगता है। सबसे पहली बात, अब डिप्रेसिएशन होता क्या है बेटा आपको पता है। आप ना कोई भी एसेट खरीदते हैं, आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, अब फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है। अब उससे, अब जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, अब बेटा उसकी लाइफ है लेट्स सपोज 30 साल। हाँ वैसे उसके हिसाब से भी ना, मतलब आपके शेड्यूल 2 के हिसाब से भी बिल्डिंग की लाइफ 30 साल मानी गई है। अनटिल अनलेस वो आरसीसी स्ट्रक्चर ना, छोड़ो यार इतनी डीप में नहीं जाना। हाँ बिल्डिंग की लाइफ 30 साल दी गई है। बिल्डिंग की लाइफ 30 साल मतलब सर वो तो कभी खत्म नहीं होती। अरे बेटा तुमने कंस्ट्रक्शन कराई, उसकी लाइफ 30 साल ही तो होगी ना, उसके बाद आपको दोबारा कंस्ट्रक्शन करानी पड़ती है ना 20-30 साल बाद। वैसे तो लोग 10-15 साल बाद ही दोबारा कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं। तो बिल्डिंग की लाइफ 30 साल मानी जाती है। अब आप एक बार में तो उसे पूरा डिप्रिशिएट कर नहीं देते, एक बार में तो उसे पूरा यूटिलाइज कर नहीं लेते, तो आप 30 सालों में से डिप्रिशिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो आप कह सकते हैं डिक्रीज, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स किस किस वजह से हो सकता है भाई साहब? सर नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, मतलब हम डेली यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, ठीक है जी। इसे कह सकते हैं डे टू डे यूज, भाई रोज यूज कर रहे हो तो घिसेगी ना चीज। अब तुम्हारी गाड़ी है घर पे ले रखी है जो तुमने रोज यूज करते हो तो घिसेगी ना। नॉर्मल वियर एंड टीयर, डे टू डे यूज। उसके अलावा पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब अरे यार तुमने कोई चीज लेके खरीद के रख दी, अब चाहे तुम उसे यूज करो ना करो बट उसके अंदर अपने आप वो चीज घट तो रही है ना। अब जैसे आप कार खरीद के लाए, कार खरीद के लाए और आपने ना उसे 10 साल तक यूज नहीं करा, तो आपको क्या लगता है कार आपने अगर 10 लाख की खरीदी तो 10 साल बाद वो 10 लाख की होगी? बेटा मुश्किल से अगर वो 50,000 की बिक जाए तो बड़ी गनीमत वाली बात होगी, है सर? हाँ। अरे सब कुछ छोड़ो, 10 लाख की कार खरीद के लाए, 1 साल तक या 6 महीने तक यूज नहीं करा, तो क्या सेम वैल्यू होगी? नहीं। पैसेज ऑफ टाइम, मॉडल भाई दूसरा आ जाएगा, है ना, पैसेज ऑफ टाइम। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसका जीता जागता एग्जांपल है आपका आईफोन। तो आप जिसके पीछे पागल है सकते सर, नहीं सर हम तो नहीं है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे ही मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी अपने आप एब्सोल्यूट हो जाती है, उसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाती है। टेक्नोलॉजी कैसे सर? जैसे बेटा iPhone 13 आया था, है ना, iPhone 13 आया था, तो इसका प्राइस था उस समय शायद 80-90 थाउजेंड के आसपास था। अब जैसे ही iPhone 14 आया, है ना, iPhone 14 आया, इसका प्राइस था 1,10,000 रुपए के आसपास। iPhone 13 का प्राइस घट के रह गया था 50 से 60 हजार रुपए, 50-60 थाउजेंड। ठीक है, अब किसी ने अगर एक दिन पहले भी खरीदा तो उसका प्राइस इतना ही रह गया था जैसे ही iPhone 14 आया था। तो बेसिकली जैसे ही आपकी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बाद क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी की लंका लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है भाई साहब, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज, है ना, इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। डेप्रिसिएशन को आप चार्ज नहीं करते लैंड पे, क्यों भाई साहब? डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। लैंड की वैल्यू क्योंकि कभी डिक्रीज नहीं होती, है ना, इट्स ऑलवेज इंक्रीजेस। सुना ही होगा तुमने यार, जमीन ले लो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इट्स ऑलवेज, इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है जी साहब, हाँ जी, इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो डिप्रिसिएशन बेटा लैंड पे चार्ज नहीं करते क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है जी। अब बाई चांस लैंड आपने खरीदी है कोई भी, किसी भी अमाउंट की, तो उस पे जैसे आपने खरीदी 10 करोड़ की लैंड, सर इतने पैसे नहीं है, अरे कोई नहीं मान लो क्या हो जा रहा है, सी बन जाओगे तो ये भी छोटी चीज है। तो इस पे डिप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं यार, ये बताओ ना, लैंड है, क्या वो डिग्रेड हो रही है बैठे बैठे? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बट हाँ बिल्डिंग अगर आपने खरीदी है, आप उस लैंड लैंड पे बिल्डिंग आपने बनवाई है, बिल्डिंग क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड, लैंड के ऊपर वो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, उसी तो बिल्डिंग कहते हो ना। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, क्यों भाई साहब? यार जो आपने सुपर स्ट्रक्चर बनवाया है उसकी एक लाइफ है ना। हाँ जी सर लाइफ है, तो उसकी लाइफ है,
तो एक टाइम बाद वो सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा से सुपर स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्डिंग पे लगता है। और जब भी आप क्या खरीदते हैं, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा होता है लैंड एंड बिल्डिंग, इसका मतलब आप ना वो इनसेपरेबल है कि इनसेपरेबल इनसेपरेबल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बट आज के समय ना फ्लैट का बहुत सिस्टम चल रहा है, चल रहा है, हाँ जी, चल रहा है सर। तो उसके अंदर आपको नहीं पता कि आपने कितना अमाउंट लैंड के लिए दिया और कितना बिल्डिंग के लिए दिया है। सो लैंड एंड बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, एमोटाइजेशन इज ऑन intangible assets is charge on intangible assets in tangible assets। और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट्स पे, जिन्हें छुआ जा सके, जो दिख रहे हैं। क्लियर है जी? बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन ना रखो। तो हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज किस पे करा जाता है? डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ असेट। मतलब सर, अरे जिस वैल्यू पे खरीदा है उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। इज ऑलवेज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ असेट। असेट की कॉस्ट पे हमेशा चार्ज किया जाता है बेटा। तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ असेट। हाँ, इसके अलावा AS10 हमें बताता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, क्या बताता है AS10? हाँ, हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एसेट। वही बताएगा आपको कि हाउ टू कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है, कॉस्ट में क्या क्या लेना है। हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ असेट, कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा भाई साहब सबसे पहले। उसके बाद हाउ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो बोलता है सारे के सारे एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ जी, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड till the asset is ready to use, till the asset, लिख लो इसे, is ready to use, are added in cost of asset, are added in cost of asset। क्या बोला भाई साहब? पहले इस लाइन को लिखो फिर मैं समझा रहा हूं। इस वाली लाइन को ना यूं कर लो, यूं। तो ये बोलता है कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर, देखो कंप्यूट कॉस्ट करने के लिए वो बोलता है सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो भी आपके इनकर हो रहे हैं, कब तक? जब तक एसेट रेडी टू यूज की कैटेगरी में ना आ जाए तब तक के सारे एसेट को आप कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप बेटा एक मशीनरी खरीद के लाए, मशीनरी की बहुत बड़ी है, मशीनरी खरीद के लाए, परचेज प्राइस था उस मशीनरी का लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब मशीनरी बेटा ऐसी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फैक्ट्री के अंदर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वहां पर ना थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, उसको सही करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं साइट प्रिपरेशन चार्जेस देने पड़ेंगे यहाँ पर। मतलब कुछ कॉस्ट आएगी ना। अब लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पर मशीन लगानी है, तो यहाँ पर मेरे को जगह बनानी पड़ेगी, इस वाली चीज को हो सकता है उधर करना पड़े, कुछ ऐसा यहाँ पर ये पीछे करना पड़े, कुछ इस तरीके से साइट प्रिपेयर करनी है, तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट आई। लेट्स सपोज वो साइट प्रिपेयर करने में आई मेरी 50,000 की कॉस्ट। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा उस मशीन के लिए मेरे को नई वायर लानी पड़ी, तो वायर फिटिंग चार्जेस हुई। लेट्स सपोज 10,000 रुपए की। उसके अलावा सर जो बंदे ने लगाई उसने इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए हमसे भाई। अब बेटा ये जो एक्सपेंडिचर है, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए लेट्स सपोज 20,000 की। अब ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर कब तक हो रहे हैं? जब तक ऐसे रीड। अब बेटा मशीनरी को कब यूज करना चालू करोगे? जब ये सारे के साथ, जब वहां पर वो लग जाएगी और उस कंडीशन में होगी जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो 50, 60, 70, 80, 10,80,000 इज द कॉस्ट ऑफ असेट। तो बेसिकली हमें समझ आया कि कॉस्ट सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, कॉस्ट के अंदर आपकी बाकी कुछ चार्जेस भी आते हैं, यानी कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपको जो याद रखना है, जो उस एसेट को रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए होते हैं। और AS10 पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है बताओ सर? हाँ जी, ऑल एक्सपेंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर बोलता है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड, हाँ जी, विच आर इनकर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ असेट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर यानी कि एनी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
ठीक है जी। एग्जाम्पल आप लिख दीजिए क्या क्या खर्चे हो सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन चार्जेस, और भाई साहब साइट प्रिपरेशन चार्जेस। आगे और भी पढ़ेंगे आप इंटर लेवल पे, इसके अंदर कई सारे खर्चे और ऐड होंगे, पर ठीक है तब तक के लिए भी इतना काफी है। साइट प्रिपरेशन चार्जेस, और सर, और प्रोफेशनल फीस। अब ये क्या नया बला है सर? अरे भाई साहब, आपको इतनी बड़ी मशीन लगवानी है, करोड़ों रुपए की मशीन है, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने एक आर्किटेक्ट को बुलवाया, यार बता कहाँ लगाएं उस, और कहाँ से उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन आ पाएगा, ठीक है ना। ये जहां से आपने खरीदी थी उन्होंने नहीं बताया, तो आपको अलग से फीस देनी पड़ी, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। रिपेयर चार्जेस मैं तो अभी बताता हूँ, प्रोफेशनल फीस, उसके अलावा ट्रायल रन एक्सपेंसेस। ट्रायल रन एक्सपेंसेस मतलब आपको पता है बेटा मेट्रो बनती है सर। तो अब ये होता है क्या, सीधा का सीधा वो चला देते हैं लोगों को बिठा के, चला नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं चलाते, ठीक है ना। पहले अगर वो सीधा बिठा देंगे तो लोगों की जान पे खतरा हो जाएगा, तो ट्रायल रन करा जाता है, तो ट्रायल रन पे भी कोई एक्सपेंस होगा, तो ट्रायल रन एक्सपेंस भी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ये हम सारी की सारी चीजें वैसे इंटर लेवल पे एस 10 में पढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ यार ये खर्चे हो सकते हैं। हाँ 6 मंथ होता है क्या 1 साल होता है, कुछ भी हो, तो ट्रायल एंड एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, इवन कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है, बट यहाँ नहीं समझनी आपको। हाँ कुछ हमारे एस होते हैं उसके हिसाब से, अगर वो ओके है तब उसे यहाँ पर वो भी लेते हैं। ट्रायल एंड एक्सपेंसेस, आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? प्रोफेशनल फीस हो गया, ट्रायल एंड एक्सपेंसेस, बेसिकली वाले सारे खर्चे जो उस एसिड को रेडी टू यूज की कैटेगरी में लाने के लिए हैं, बस खत्म। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एड ही होने हैं सारे खर्चे, कुछ खर्चे ना कैपिटलाइज भी होंगे। अब देखो, अब बच्चे बार बार कह रहे हैं सर रिपेयर चार्जेस, बेटा रिपेयर चार्जेस जो है ना, अगर आपने एसेट एसेट लग गया है रेडी उसकी कैटेगरी में और उसे आप यूज कर रहे हैं और बाद में कुछ रिपेयर करानी पड़ी, तो उसे तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपने कोई सेकंड हैंड एसेट लिया है, आपने कोई सेकंड हैंड एसेट लिया है, बात सुनो जरा ध्यान से, सेकंड हैंड एसेट लिया है, कोई नहीं बताया बात है तुम्हें, सेकंड हैंड एसेट लिया है, और उस समय उस एसेट को खरीदने के बाद जो आप पहला एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस एसेट को सही तरीके से अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर को भी आप कैपिटलाइज करते हैं, चाहे वो रिपेयर ही क्यों ना हो। मतलब सेकंड हैंड एसेट पे हम अगर कोई खर्चा करते हैं तो फर्स्ट जो आपके चार्जेस होते हैं वो भी आपकी कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा अगर आप बीच में, मतलब जैसे मैंने आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ सर जब एसेट खरीदेंगे और जब तक वो रेडी टू यूज की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा तब तक के सारे एक्सपेंडिचर को मैं अपनी बुक्स में कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना दूंगा, ये तो बात ठीक है सर। अब अगर बीच के खर्चे होते हैं तो आपने बोला उसे प्रॉफिट लॉस में चार्ज करना है, बट कई बार क्या होता है बीच में हम ऐसे खर्चे कर रहे होते हैं, बीच में जैसे एक एसेट को यूज कर मेरे को खरीदे हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है, अब मैंने कुछ उसमें ऐसा खर्चा करा जिससे क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। मेरे को पता है बताने की बात नहीं है, वैसे तो आपकी बुक में है भी नहीं, जरूरी भी है आपके लिए, पर ठीक है ना, नॉलेज लो, क्या बात है, बैठे हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो उस एसेट को भी उस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करते हैं। चलिए क्लियर है। हाँ, अब कुछ खर्चे क्या करते हैं सर, कुछ खर्चों को ना लेस भी करते हैं। कौन से? जैसे बेटा गवर्नमेंट से आपको क्या मिला, गवर्नमेंट ना ग्रांट देती है कई बार, आपने सुना है, अभी जैसे ईवी वाला चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो उस पर क्या कर रही थी गवर्नमेंट, आपको ना सब्सिडी दे रही थी, गवर्नमेंट ग्रांट कह लो या सब्सिडी कह लो, उस पर आपको सब्सिडी मिल रही थी सरकार की तरफ से। तो ऐसे अगर कोई सब्सिडी मिल जाती है, जैसे सपोज आपको कोई एसेट खरीदा और उस पर आपको 50,000 की सब्सिडी मिल गई, तो वो कम हो जाती है। तो बेसिकली आइटम्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। यार सीए बनने वाले हो ना, हर एक चीज को बहुत अच्छे से तरीके से समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, पढ़ाई करने का दुख नहीं होगा, अगर आप चीजों को समझ के करेंगे और याद करेंगे ना तो बिलीव मी सिर्फ दुख ही दुख होगा। हाँ जी, तो आइटम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट लाइक गवर्नमेंट सब्सिडी, कई बार गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, वो आप इंटर लेवल पे पढ़ेंगे फिर से। इसके अलावा क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन। है सर, ये क्या हुआ? अरे यार ट्रायल रन की आपने कॉस्ट को ऐड करा था अपनी कॉस्ट में, अपनी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया था ना ट्रायल रन की कॉस्ट का। अब ट्रायल रन के समय आपने क्या हुआ, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करा, आपने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करा और उस आउटपुट को मार्केट में बेच दिया। तो उस आउटपुट को जब मार्केट में बेचोगे ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रायल रन, तो कोई भी आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उस ट्रायल रन के दौरान, तो उस जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी सेलिंग प्राइस को, उसकी मार्केट वैल्यू को लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ एसेट पे से, क्योंकि आपने ट्रायल रन को लेस कर चुके हैं ना, इसलिए। क्लियर है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन।
बट वैसे तो कई सारे मेथड हैं अभी, और हम पढ़ेंगे भी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, सारे कई सारी चीजें। अब मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, वैसे तो कई सारे हैं, बट जो जनरली आपको सिखा बोला जाता है ना, वो कौन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे लोग कॉस्ट मेथड से भी जानते हैं, ये कॉस्ट ऑफ असेट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी, उसके अलावा दूसरा होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं भाई साहब। हाँ जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कई सारे नाम है, डब्ल्यूडीवी मेथड भी बोलते हैं, तो जो मन करे वो बोल दो, है ना, नाम में क्या रखा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट ऑफ असेट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ असेट मेथड, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसी समझते हैं, एस एल एम। तो अब एस एल एम क्या होता है? देखिए जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ असेट है, कॉस्ट ऑफ असेट लेट्स सपोज है आपकी 10 लाख रुपीज। ठीक है जी भाई साहब, उसके अलावा आपको बता रखा है रेजिडुअल वैल्यू। अब ये रेजिडुअल वैल्यू क्या नई चीज बला है सर? रेजिडुअल वैल्यू कह लो या स्क्रैप वैल्यू कह लो, यानी कि इस एसेट को जितना मर्जी घिस लो तुम, 1 लाख रुपए में कूड़े कबाड़े में बिकी जाएगा। ठीक है, ऐसा दे रखा है कि आपकी स्क्रैप वैल्यू उसकी 1 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ असेट है 10 लाख रुपए। उसके अलावा यूजफुल लाइफ बताई है उसने क्वेश्चन में ही, कि भाई साहब 10 ईयर्स है, यूजफुल लाइफ इज व्हाट 10 ईयर्स। अब देखो सर, आपको क्या करना है, आप ये देखिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हैं हम सबसे पहले, कि इस एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने का बेटा बहुत ही सिंपल, आसान, सीधा फॉर्मूला क्या है, आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट में से, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट में से बेटा माइनस कर देंगे व्हाट सर, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। बात एक ही है। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है सर, अभी बताते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट है बेटा 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू क्या है सर, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया 9 लाख रुपए। डेप्रिशिएबल अमाउंट बताया मैंने, डेप्रिशिएबल अमाउंट, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज दैट कि आप ना मैक्सिमम इस एसेट को कितना यूज कर सकते हैं, तो कितना आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस एसेट पे चार्ज करना पड़ेगा टोटल उसकी यूजफुल लाइफ में। दोबारा बोल देता हूं, मैंने बोला भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट होता क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज नथिंग, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट सिर्फ इतना बताता है कि भाई इस एसेट को मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू होती है निल, इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू होती है निल, तो अब 10 लाख की 10 लाख कॉस्ट को आपको उस यूजफुल लाइफ में जो भी उसकी है उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे ही उसने बता दिया कि भाई स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए है, यानी कि इस एसेट को जितना मर्जी तुम यूज कर लो, जितना मर्जी घिस दो, इसको 1 लाख रुपए में एंड में बेच ही पाओगे। तो भाई साहब आप इसे मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं सर, 9 लाख रुपए का अमाउंट आप इससे निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं है? ये वाला बात क्लियर आती है कि नहीं आती है? देखो बहुत बेसिक सी चीजें करवा रहा हूँ। अब आपको बोले डेप्रिसिएशन निकालने को, तो डेप्रिसिएशन भाई साहब कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन में यूजफुल लाइफ। तो भाई साहब 9 लाख रुपए डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 10 ईयर्स। तो बेटा जी कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन पर ईयर का। डन सर। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मेरे को एक और फॉर्मूला दिखा यहीं से सीधा, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन आपको बुक में शायद ऐसे ही दिया होगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस
स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, कि आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना निकाल लगाना है वो बता दिया उसने। तो बेसिकली बात को समझो जरा, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है पता होना। देखो हर एक चीज को जितना ज्यादा डीप में पढ़ोगे ना, आपको उतनी चीजें कम याद करनी पड़ेंगी, तो आपके दिमाग में उतनी कम टेंशन होगी। पेपर के समय आपको ज्यादा ये टेंशन नहीं रहेगी, यार मेरे को ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक बार कंसेप्ट देख लिया, खत्म हो गई सारी चीजें। ऐसे पढ़ो ताकि सीए की बनने की जो तैयारी है वो जल्दी खत्म हो और जल्दी से सीए बन पाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आर यू गाइस रेडी टू बिकम अ सीए एज सून एज पॉसिबल? जी। तो चलिए हम कर रहे हैं तैयारी सीए बनने की जल्दी से जल्दी, है ना। और देखिए डेप्रिसिएशन जो है ना, आप आगे पढ़ेंगे वैसे, बट पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन हम ना किसी भी एसेट पे कैसे लगाते हैं। आप उसकी बेसिकली यूजफुल लाइफ के हिसाब से या पैटर्न ऑफ बेनिफिट के हिसाब से। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, अभी बताते हैं। मतलब ना भाई साहब, डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटिटी कैसे भी लगा देगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन बेसिकली आपको लगाना होता है जिस पैटर्न के अंदर आप उस एसिड से, जिस पैटर्न के अंदर आप उस एसिड से बेनिफिट एक्रू कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी है एक, ठीक है मशीनरी है, आपको पता है भाई साहब, एक मशीनरी है, लेट्स सपोज आपने 10 लाख की खरीदी है। आपको पता है कि भाई ये ना मेरे को 10 सालों तक सेम ही आउटपुट देगी, और खर्चा भी लगभग सेम ही रहेगा हर साल। सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी ये लगभग 10 सालों तक। तो भाई साहब सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, तो यानी कि इस पे जो डेप्रिसिएशन मेथड लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं एसएलएम लगना चाहिए। एसएलएम क्या है भाई, 10 लाख है, अगर मैं मानता हूँ रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो 1 लाख रुपए का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। भाई हर एक साल आपका सेम आउटपुट आ रहा है, तो पैटर्न ऑफ बेनिफिट जो था वो सेम है, तो सेम है तो एसएलएम लगा दिया। अब वहीं 10 लाख है, आपको पता है आउटपुट जो है ना, आउटपुट स्टार्टिंग में ज्यादा आएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो इस केस के अंदर आप डब्ल्यूडीवी लगाते हैं। ठीक है, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी तो डब्ल्यूडीवी लगेगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया गोली मारो। अब आपसे बोले कोई डेप्रिसिएशन परसेंटेज बता दो भाई साहब, तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन जितना भी आपका लगा, ओहो स्पेलिंग को क्या हो गया हमारी, डेप्रिसिएशन अपॉन में क्या, अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट इनटू में 100। तो देखो जैसे कि अभी हमने देखा 1 लाख का एसेट था, 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा था, 90,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, कॉस्ट ऑफ असेट है 10 लाख, इनटू में करोगे 100, तो भाई साहब 9% डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज कर रहे हो आप। आपको लग रहा है कि आप 10% कर रहे हो, बट आप 9% कर रहे हो। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? बताइए साहब। अब देखो बुक वैल्यू एट बिगिनिंग, बुक वैल्यू एट बिगिनिंग क्या होता है सर? बेटा बुक वैल्यू एट बिगिनिंग इज नथिंग, कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, ये कॉस्ट ऑफ असेट का दूसरा नाम है। लिख लो भाई साहब। जैसे कि 10 लाख था, तो आपने क्या करा, आपने लेस करा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है सर? सर आया 90,000 रुपए। कितनी बची वैल्यू? सर ये बची है 9,10,000। ये क्या आया भाई साहब? सर इसे कहते हैं, देखो जब भी आपकी जो वैल्यू बचती है ना डेप्रिसिएशन चार्ज के, उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। WDV आप लिख सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पूरा लिख लो, मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा। रिटर्न डाउन वैल्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या रिटर्न डाउन वैल्यू है? तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडीवी मेथड में ही डब्ल्यूडीवी निकलती है। डब्ल्यूडीवी क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि उस साल का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वही है रिटर्न डाउन वैल्यू। उसके बाद बेटा आपने देखा रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, अगर हम कहें। हाँ जी। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, एसएलएम मेथड जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन पर ईयर सेम है। तो पहले साल अगर 90,000 का डेप्रिसिएशन है, तो दूसरे साल भी तो 90,000 का होगा, तो यहाँ पर 90,000 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? सर 8,20,000 रुपए। क्या आ जाएगा ये? WDV एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हाँ कि ना बेटा, बताओ साहब। अब ऐसे ही आप करते करते अगर आप 10 सालों तक डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो एंड में वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? सर एंड में वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए, जो होगी स्क्रैप वैल्यू।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बताइए, ये वाली बात क्लियर है? हमने क्या कहा, बुक वैल्यू कह लो या कॉस्ट कह लो, कॉस्ट ऑफ असेट जो निकाला आपने माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर है, और इसे लेस करते करते आप 10 साल तक अगर इसे लेस करते रहेंगे तो एंड में वैल्यू आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए बच के। डब्ल्यूडीवी क्या है? डब्ल्यूडीवी है रिटर्न डाउन वैल्यू। बात को समझो, इसका मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, इट इज नथिंग, इट इज द बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो एसएलएम मेथड के अंदर, एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन आप इसी पे ही चार्ज कर रहे हो, बट डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, हर बार इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मतलब कि जो भी वैल्यू आती है एसेट की उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाते हैं। तो डब्ल्यूडीवी यहां पर कुछ और नहीं है। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सर सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ असेट क्या होता है। ध्यान रखिए, सारी ये वो वाले पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू एट बिगिनिंग, वैल्यू एट बिगिनिंग। उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू क्या होती है जी? स्क्रैप वैल्यू सर कुछ नहीं है, बुक वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बुक वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के एंड में जो वैल्यू आ रही है ना, वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप? अभी तक जो निकाला आपने, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सर कॉस्ट ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में व्हाट, अपॉन में यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। तो और इसके अलावा डेप्रिसिएशन अगर परसेंटेज निकालने को बोला जाए आपसे, तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज के लिए सर डेप्रिसिएशन जितना भी आप चार्ज कर रहे हो पर ईयर का, अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट इनटू में 100। ठीक है जी। उसके अलावा हमने देखा स्क्रैप वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, जी हाँ, एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है जी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। अब बात करें बेटा अगर डब्ल्यूडीवी मेथड की, डब्ल्यूडीवी मेथड, तो डब्ल्यूडीवी मेथड क्या होता है भाई साहब? जरूर सर, हाँ जी। तो डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, इसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन जो है ना वो आप चार्ज करते हैं किस पे, इज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू, और यू कैन से रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू, ओहो, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, अभी वही पुराने वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट है जैसे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने क्या करा, वही कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला आपको, लेस करिए भाई साहब डेप्रिसिएशन। कितना भाई साहब? सर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन आप, लेट्स सपोज 10,000। ठीक है ना, 10,000 का बोला है कि इस बार रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, आपको बोला 10% का डिप्रेशन चार्ज करो, सिंपल सीधा बता रखा है आपको। आपने बोला सर ठीक है 90,000 आ गया। ये क्या है भाई साहब? सर रिटर्न ऑन वैल्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का था ये, उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का,
सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन वही देखो पेपर 90,000 का आपको बोला इसने, यहाँ पर ना सिर्फ परसेंटेज बता दी, 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन वैल्यू, बट 10% लिख देगा डब्ल्यूडीवी के अंदर, उसके अंदर ना कोई भी आपको वो नहीं बताता आपको रेजिडुअल वैल्यू। 90,000 तो डिप्रिसिएशन सेकंड ईयर में 10% है 90,000। अब देखो पहले हम इसी पे ही ऐप का जो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन है वही सेकंड ईयर का होता था, बट यहाँ पर क्या होता है जो भी आपकी वैल्यू आई ना बुक वैल्यू, उसी के हिसाब से डिप्रेशन लेना है। 90,000 का 10% कितना आएगा भाई साहब? 90,000 का 10% भाई साहब 9,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो देखिए सेकंड ईयर का डिप्रेशिएशन आ गया 9,000 रुपये, तो क्या आई वैल्यू सर? 81,000। ये क्या है? डब्ल्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सॉरी एट एंड ऑफ सेकंड ईयर। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन आप निकालोगे थर्ड ईयर का, तो 81,000 का 10% यानी कि 8100 कितना आ जाएगा देखना जरा। 81,000 लेस करेंगे 8100 तो आ जाएगा सर 72,900। डब्ल्यू एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड का डब्ल्यू क्या आया? 72,900। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगी कहानी पूरी की पूरी। बताओ जी, बोलो एवरीवन इज इट क्लियर टू यू? तो आप कह सकते हैं इन दिस मेथड, इन दिस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपकी बुक वैल्यू निकल के आ रही है ना उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, और उससे पहले वाले में क्या हो रहा था, जो भी आपकी कॉस्ट थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। तो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओहो चल जा भाई साहब, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन remains higher in earlier years and thereafter diminishes। अब बेटा अब ना वैसे तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर परसेंटेज, वैसे तो परसेंटेज पूछा नहीं जाता, बट फिर भी पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज इन केस ऑफ, डेप्रिसिएशन परसेंटेज इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड कैसे निकालना है, इस केस में कैसे निकालना है? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने का। तो सिंपल सीधा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है सर, इतना सा सिंपल। तो 1 में रूट, सर कैसे छोटा सा फॉर्मूला है, एन इनटू में क्या? स्क्रैप वैल्यू अपॉन में क्या? अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट, इनटू में 100। ठीक है जी, 1 - स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे कि अब आपको एन यहाँ पर क्या है, एन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, स्क्रैप इज इक्वल टू आपको गिवन है लेट्स सपोज 10,000, कॉस्ट आपको गिवन है 1 लाख की, और डेप्रिसिएशन परसेंटेज आपको बताया है निकालने को, डेप्रिसिएशन परसेंटेज आपको बोला है फाइंड करने को। तो बेटा कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू, हाँ कैसे आएगा देखो, 1 - यूजफुल लाइफ कितनी बताइए? यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 1 - रूट के अंदर 10, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख, इंटू में 100। तो देखिए
इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसे आप लिख सकते हो सर 1 - ये क्या आ गया एक तरह से 0.1 पावर 1/10 एक तरह से। ये भाई बेसिक से सीख के आ रहे हो आप, इसको ऐसे मत करना कि आप पहली बार देख रहे हो। अब इसके बाद आपको ना इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब देखो इसको निकालने का फॉर्मूला, इसके ना स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं आपने वैसे सीखे हुए हैं अपने स्टैट्स में। सबसे पहले रूट प्रेस करना है आपको 12 टाइम्स। पहले लिख लो अपने स्टेप्स, उसके बाद -1, देन उसके बाद बेटा डिवाइड फ्रॉम पावर, देन +1, देन इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। देखो कैसे होगा, आप देखो। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, ये 0.1 दिख रहा है आपको, आपने लिखा अपने कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 0.1 प्रेस करना है, जो रूट दिख रहा है ना रूट, उसको करना है 12 टाइम्स। 0.1 लिखने के बाद 1 2 3 4, एक सेकेंड, 0.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट प्रेस कर लिया। हाँ जी। देन इक्वल टू -1 इक्वल टू, डिवाइड करना है पावर से, पावर कितनी है भाई 10, तो डिवाइड बाय 10 इक्वल टू +1 इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। इनटू, एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुछ 0.7943 आ रहा समथिंग। ठीक है जी। तो अब देखो 1 - 0.7943 इंटू में 100। तो अब देखो 1 - 0.7943 इंटू में 100, 20.57% आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखो कुछ नहीं है, तो आपने क्या करा, 0.1 लिखा, 0.1 के बाद रूट प्रेस करा 12 टाइम्स, देन माइनस करा 1 उसके अंदर से, इक्वल टू प्रेस करा, देन इक्वल टू, उसके बाद डिवाइड फ्रॉम पावर। बस यहाँ पर ये वाला जो जितनी पावर होंगी, अब जैसे 1/10 की जगह 1/12 होता तो 1/12 कर देते। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ डिवाइड वाला पावर वाला चेंज होगा। देखो ना, ये भाई अगर आपकी ये रूट होता है, ये तो बेटर बेसिक अकाउंट मैथ्स है, अगर ये रूट होता है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जैसे √10 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपने आप ही 2 एज्यूम करना होता है ना, यही होता है ना, इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 1/2। अब यहाँ पर सर्ट के अंदर, अंदर रूट के अंदर अगर कुछ लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इसकी पावर है ये। जैसे अगर यहाँ पर ये लिख दें 27, इसका मतलब क्या है 27 की पावर 1/3। अब देखो 27 का मतलब 3 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, करते थे ना मैथ्स में सी फाउंडेशन में। इसका मतलब क्या होता है पावर, तो ये 0.1 था, इसे करके 0.1 आ गया, और ये 10 का मतलब 1/10 आ गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा हमने सॉल्व करने का तरीका सीख लिया। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी क्लियर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। हाउ टू कंप्यूट एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो भाई साहब 2022-23 गिवन है आपको। कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ असेट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल को बताया है 5 लाख रुपए का आपने एसेट परचेज कर लिया बेटा। ठीक है जी। उसके बाद एसेट इज रेडी टू यूज ऑन 30 जून। अब बेटा आपको मैंने बताया था आपको डिप्रिसिएशन कब से चार्ज करना है, चलिए अभी बता देंगे। नहीं बताया ना अभी, चलो बता देते हैं। एसेट इज पुट टू यूज ऑन, एसेट इज पुट टू यूज ऑन, पुट टू यूज ऑन 30 सितंबर
फाइंड डेप्रिसिएशन एट 10% फ्रॉम एसएलएम। एसएलएम के हिसाब से बेटा आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर है जी? अब देखिए बात को समझो। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, लिख लो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट when asset is ready to use. One asset is ready to use, जब asset ready to use की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है जी। इन केस, यानी कि आपको सर हमें इस केस में हमें डेप्रिसिएशन यहां से चार्ज करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको यहां से चार्ज करना है। इन केस डेट ऑफ रेडी टू यूज इज नॉट गिवन, डेट ऑफ रेडी टू यूज इज नॉट गिवन। हाँ जी, डेट ऑफ रेडी यूज नॉट गिवन, देन डेट ऑफ परचेज, देन date of purchase is assumed to be the date of ready to use। अब देखिए डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 अप्रैल। ये क्या है भाई साहब? सर ये है डेट ऑफ परचेज। हाँ जी। रेडी टू यूज क्या डेट है सर? 30 जून इज रेडी टू यूज डेट है कि नहीं है सर? जी है सर, 100% है। 30 सितंबर क्या है सर? पुट टू यूज डेट है, पुट टू यूज। और आपको पता है 31 मार्च तक आपकी अकाउंटिंग क्लोज होती है, यही पता है ना? हाँ जी। अब भाई साहब आपको जो डिप्रिसिएशन लगाना है वो यहाँ से लगाना है कि यहाँ से? सर अभी तो पता है यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लगेगा डिप्रिसिएशन। यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर, इन ईयर ऑफ परचेज, इस एसेट पे जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो कितने मंथ का लगेगा सर? 9 मंथ का लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो इससे आपको एक बात और क्लियर हुई कि डिप्रिसिएशन इज प्रोपोर्शन, डिप्रिसिएशन is charged on proportionate basis, need basis, in case asset is not ready to use in starting of year। शर्मा साहब कहाँ चले गए थे दोबारा से? स्टार्टिंग ऑफ ईयर। यानी कि बेसिकली अब देखो ना, यहाँ पर 9 मंथ का, और देखिए प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन भी पता है 2 बार लग सकता है सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर ऑफ मशीनरी, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। एक तो कब कब सर? एक तो डेट ऑफ परचेज में, वहीं पर हो सकता है ना कि बीच में कर लिया। एक तो सर डेट ऑफ परचेज में, और एक डेट ऑफ सेल के समय। तो सर दो जगह हैं जहां पर क्या हो सकता है कि डेप्रिसिएशन आपने पूरे साल का ना लगाओ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ जी। अब एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल व्हाट मिस्टर शिव परचेज फर्नीचर costing rupees 2 lakh
On 30 September 2022, find depreciation. Find depreciation for 2022 and 2023 at 10% per annum. SLM. SLM basis. चलिए शुरू हो जाइए. चलिए अब वही टाइम स्केल बनाएंगे एक बार. जी. तो बेटा 1 अप्रैल 2022 परचेज कब हुआ है सर? 30 सितंबर 22, 31 मार्च 22. अब बात को समझना, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च कितने महीने आते हैं? 6 मंथ. तो बेटा 2 लाख की मशीन, इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई साहब? सर ये आ जाएगा 2 लाख का 10%, 10,000 और ये 5,000 पे. ये कब का आया सर? 2022 का आया कि नहीं आया? अब अगर नेक्स्ट ईयर का आपसे डेप्रिसिएशन पूछा जाए, अगर मैं कहूँ आपसे 23-24 का भी निकाल दो भाई साहब, तो आप कहेंगे सर देखो 2 लाख की मशीन कॉस्ट पे ही निकालोगे ना, 6 महीने का होगा, 10% होगा सिर्फ. 2 लाख का 10% आता है कितना? 20,000. तो ये 10,000 आना चाहिए था ना. 5,000 कैसे लिखा तुमने? ठीक है बेटा. हाँ जी. तो बेसिकली आपको एक बात समझ आई. इन ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, year of purchase of fixed asset, proportionate depreciation लिख चुका हूं वैसे मैं आपको लिए. Depreciation will be charged if asset is not used for complete accounting year. Complete accounting year. जब आप एसेट परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट के समय क्या एंट्री डालते हैं भाई साहब? परचेज ऑफ फिक्स एसेट के समय सर हम एंट्री डालते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हाँ जी. कितना जी? ऐसे करके डाल दो परचेज ऑफ फिक्स एसेट के समय. ठीक है जी. वहीं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट दे दो. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. तो डेप्रिसिएशन के केस में क्या डालते हो सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेबिट करते हैं टू व्हाट सर? उससे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो टू फिक्स एसेट अकाउंट. यही होता है भाई साहब या नहीं होता है? बता दो. फिक्स एसेट अकाउंट में क्या होता है भाई साहब? सर फिक्स एसेट अकाउंट में देखो, एसेट आते हैं तो बैंक से आप ये परचेज कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन की वजह से उस एसेट को कम करते रहते हैं, फिर ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है, फिर यही ब्रॉड डाउन बन जाता है अगले साल, फिर इस पे दोबारा डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, फिर सीडी आ जाता है. यही चलता है ना. अच्छा, इसे नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते हैं आगे. तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि भाई देखो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शन लगता है, सारी चीजें आप नोट डाउन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं मेरे साथ. उसके आगे का पढ़ना है. अब उसके आगे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आगे से कर रहे हैं. एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. चलिए अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन ले लिया है आपकी स्क्रीन पर, इससे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब. क्लियर है कि नहीं है? जी सर. सो हाउ इज द जोश भाई? एकदम फर्स्ट क्लास. चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई. देखो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है भाई साहब आपको. फॉर्मेट कैसे बनाएंगे सर? फॉर्मेट बनाने का तरीका बेटा सिंपल है बहुत. चलिए भाई. तो देखो डेट फॉर्मेट बनेगा प्रॉपर. पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप भी बनाइए बेटा साथ साथ मशीनरी अकाउंट। अब बेटा आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और वो भी डब्ल्यूडीबी मेथड के हिसाब से। तो बहुत ही आसान है वैसे, तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, है ना। हाँ जी, अब देखिए सबसे पहले देखो क्या हुआ। चलिए 1 जुलाई 2020 को आपने क्या करा भाई साहब, सर हमने एक मशीनरी परचेस कर ली है। कितने की सर जी? सर 5 लाख की। ठीक है जी, तो 1 जुलाई 2020 5 लाख की मशीनरी परचेस करी है सर। तो 1 जुलाई 2020 5 लाख की मशीनरी परचेस करी है। तो आपको पता है जब मशीनरी परचेस करेंगे तो एंटर क्या जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है बैंक की वजह से, तो बैंक अकाउंट की वजह से आपका मशीनरी अकाउंट 5 लाख रुपए से डेबिट हो गया। हाँ जी सर। इसके अलावा ये अकाउंट, ये ईयर कब क्लोज होगा सर? 31 मार्च 2021 को। तो भाई साहब 30 सितंबर 2021 को तो क्या हुआ है सर, नई मशीनरी आई है। तो 30 सितंबर को आई है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आई है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2021 तक सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा भाई साहब इस पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो आज मजा आने वाला है बहुत, तो फटाफट से शांति से बैठ जाओ, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको भी और मैं भी। अब देखो जरा, 5 लाख पे बेटा डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। क्या रेट था डेप्रिसिएशन का? रेट था सर हमारा 10% पर एनम, वो भी डब्ल्यूडीबी। ठीक है जी। और भाई साहब 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का बेटा डेप्रिसिएशन लगना है। तो 50,000 9 महीने का, तो 37,500 आई थिंक डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसके बाद 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो सर 5 लाख माइनस 37,500 आ जाएगा 4,62,500। तो क्या आ गया बेटा, ये बैलेंस कैरी डाउन बन गया। तो ये क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 के लिए ब्रॉड डाउन बन गया। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का जी सर? 4,62,500 का। बताइए क्लियर है कि नहीं है? अब देखो भाई क्या करा है तुमने, सर हमने कुछ नहीं करा। 30 नंबर को इन्होंने एक मशीन और परचेस कर ली 2 लाख रुपए की। 30 नंबर को एक मशीन और परचेस कर ली, अच्छा ये कह रहे हो ना। तो 30 सितंबर 2021 बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज की एक सर और एक मशीन दी और परचेस कर ली। अरे वेरी गुड जी। उसके बाद 31 मार्च को भाई डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा मैंने बाय लिखा इधर, तो टू इधर लिख लो यार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर बाय नहीं लिखते तो फिर चल जाता बाय। अरे क्या हो गया ये? हाँ, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए जब भी ना यहाँ पर एक से ज्यादा मशीन हो तो आपको डेप्रिसिएशन M1 का अलग लीजिए, M2 का अलग लीजिए। अब देखो उसने बोला था डब्ल्यूडीबी, तो भाई साहब 4,62,500 इज द डब्ल्यूडीबी। इस पे अगर मैं 10% का लगाऊंगा तो कितना आएगा सर? सर 46,250। और इस 2 लाख पे लगेगा 10%, कितने महीने का सर? सर 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, कितना हो जाएगा भाई साहब? सर ये हो जाएगा 6 महीने का। हो जाएगा सर जी या नहीं होगा, खुद ही बता दो। सर हो जाएगा ना 6 मंथ का। कितना आ जाएगा भाई? सर 2 लाख का 10% यानी कि 20,000, और 6 महीने का यानी कि 10,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन मैं बोल सकता हूँ 56,250 है कि नहीं है, बताइए सर जी। उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन बेटा, बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी। तो देखिए M1 का अलग लिखना है, M2 का अलग लिखना है, और उसके बाद कंबाइन कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखो जरा, M1 की वैल्यू 4,62,500 थी, माइनस करिए 46,250। 4,62,500 माइनस 46,250 कितनी आ गई सर? 4,16,250। देख लो भाई कैलकुलेटर पे, 4,16,250। और M2 2 लाख माइनस करो 10,000, ये आ गया 1,90,000। टोटल देखना कितना, 4,16,250 प्लस करिए 1,90,000, तो आ गया सर 6,06,250। देखो बच्चों पूरी जान लगाइए, हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर आपके लिए अच्छा होगा, कुछ ना कुछ 90 प्लस आएंगे आपके। बैलेंस का रिटर्न आ गया जी? हाँ जी सर आ गया। टोटल करोगे तब भी बराबर ही आएगा भाई साहब।
सर कंबाइंड भी लिख सकते हैं, कंबाइंड लिख सकते हैं बेटा, बट वो प्रेजेंटेशन का सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से ना, तो कंबाइंड ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो टोटल तो आ जाएगा आपका 4,62,000, तो यानी कि 6,62,500, 6,62,500। उसके बाद बेटा देखो, अब ये बैलेंस कैरिड ऑन है 31 मार्च का, 1 April 2022, ये 22 का है भाई, काहे गलती करा रहे हो भाई, 22 का है। तो 1 April 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर भी देखिए M1 का अलग, M2 का अलग। M1 इज व्हाट सर, 4,16,250, एंड M2 का इज व्हाट सर, 1,90,000। तो 4,16,250 प्लस में 1,90,000, तो 6,06,250। हाँ जी, तो देखो 31 मार्च 2023 यहां तक जाना था हमें, देखो 22-23 तक का निकालना था, आपको क्वेश्चन में दिखा चुका हूं मैं आपको कि आपको ना बेटा 22-23 तक का निकालना है, 21-22 ईयर से लेके, तो 21-22 का निकाल दिया, 22-23 का निकाल दिया, और 22-23 का निकाल दिया। तो देखो बाय डेप्रिसिएशन, सर प्रैक्टिस के लिए बेटा एग्जांपल के लिए क्वेश्चन कराया है ये वाला, ताकि आपको चीजें समझ आए कि कैसे बनाना है, कैसे आगे गो थ्रू करना है। M1 M2, अब 4,16,250 है, इसका 10%, सीधा सर 41,625। इस 1,90,000 का 10%, अब तो पूरे साल का लगेगा तो 19,000, टोटल कर दो 41,625 प्लस में 19,000, तो 60,625। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड ऑन, हाँ कि ना, M1 M2, तो 4,16,250 माइनस 41,625, तो 3,74,625। बताइए जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही 1,90,000 माइनस करो 19,000, इसको ना ऐसे ही लेके जाना है आपको, यहाँ पर अलग अलग लिख करके चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1,90,000 माइनस, माइनस नहीं लिखा हुआ, ये दिखा रहा हूँ, 1,90,000 माइनस 19,000, तो ये आ जाएगा 1,71,000। तो टोटल कर लो जरा, 3,74,625 प्लस में 1,71,000, तो 5,45,625। और ये टोटल, बताओ जी क्लियर है कि नहीं है? कुछ नहीं करा आपने, अलग अलग करके करना है आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया आपको। बताइए जी, आराम से नोट डाउन कर लीजिए और बताइए क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई परेशानी है क्या? क्लियर, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर भाई साहब। तो देखिए कंप्यूटेशन, आप क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। चलिए, तो देखिए कंपटीशन, अब भाई सेल करोगे अगर आप बीच में, ठीक है ना, तो उस पर कोई प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस की जगह वैसे आप कह सकते हैं गेन और लॉस, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना, वैसे आपको सब कुछ आता है, बट यहाँ पर आपका ना दोबारा रिकैलकुलेट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है सब कुछ, स्टेप फर्स्ट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पहली बार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट बुक वैल्यू, कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, book value of asset on the date of sale, on the date of sale। क्या करना है आपको, बुक वैल्यू निकालनी है एसेट की सेल की डेट पे, मतलब जब जब सेल हो रही है ना उस डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस एसेट की जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है जी, सबसे पहले। उसके बाद सेकंड आपको पता होनी चाहिए सेल्स वैल्यू। स्टेप थर्ड चेक, या फिर आप कह सकते हैं हाँ सेल्स वैल्यू, अब या तो सेल्स वैल्यू बेटा बुक वैल्यू से कम होगी, सेल्स वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है, पहली बात तो
सेल्स वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है भाई साहब, तो क्या है भाई सर? अगर सेल्स वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो यानी कि सीधा सीधा बात है, प्रॉफिट है, गेन है। बट अगर भाई साहब सेल्स वैल्यू आपकी कम है बुक वैल्यू से, तो क्या है भाई साहब? सर लॉस है, लॉस ऑन सेल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फटाफट से स्टेप लिख लीजिए, फटाफट से इन स्टेप को लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ इस पे। चलिए अब एग्जांपल करते हैं, नोट डाउन हो गया है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस डेट पे कोई एसेट सोल्ड हो रहा है उसकी बुक वैल्यू निकालनी है उस डेट पे। उसके बाद भाई साहब सेल्स वैल्यू निकालनी है। उसके बाद चेक करना है कि सेल्स वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है या कम है। तो अगर बात समझो ना यार, तुम्हारी बुक में कोई चीज दिख रही है 5 लाख की, तुमने 7 लाख में सोल्ड कर दी, तो 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है बुक के हिसाब से? हाँ जी सर। उसके अलावा अगर बुक में कोई चीज दिख रही है 7 लाख की, तुमने सोल्ड कर दी है 5 लाख की, तो भाई 7 लाख की चीज 5 लाख में सोल्ड करोगे तो 2 लाख का लॉस होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा। चलिए हाँ जी। सो जैसा कि हमारा नाम होता है हमेशा मिस्टर राम श्याम भाम। सो मिस्टर राम परचेज्ड, साथ साथ नोट डाउन करेंगे बच्चे। Mr. Ram purchased machinery on 1st April 2020. Depreciation is charged at 10% per annum. Charged at 10% per annum. WDV method. At the end of every year. At the end of every year. Example 31st March. He sold the machinery on 30 September 2022 एट रुपीज 3,50,000। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो ना साथ साथ? पक्का ना? फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और पता है अभी आप पढ़ के ना, सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपना ही नहीं भला कर रहे, अपने घर वालों का, मम्मी पापा का, अपने समाज का, कई लोगों का भला कर रहे हो, कई लोगों का लिटरली। ठीक है ना? आप अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो आगे आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी राह दिखा पाएंगे। ये सारी चीजें पता बहुत मैटर करती हैं। जन कल्याण के लिए, भारत देश के निर्माण के लिए आप साथ दे रहे हैं, तो पढ़ाई को अपना बिल्कुल ना, कर्म है आपका ये सब। ठीक है ना? एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। ये कर्म भी है और यही धर्म है इस समय आपका। ठीक है ना? स्टूडेंट लाइफ का कर्म और धर्म दोनों ही क्या है? पढ़ना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, चलो बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए मशीनरी का परचेज हुई थी सर 1 अप्रैल 2020 को। तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल, यह निकालना है हमें। बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन डेट ऑफ सेल। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा कॉस्ट किस डेट पे? 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को कितनी है भाई? सर 5 लाख रुपए की। पक्का? जी सर। अब देखो 1 अप्रैल 2020 को कॉस्ट है आपका, जो अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा सर? 31 मार्च 2021 तक का। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है भाई? सर 10% पर एनम लगता है डब्ल्यूडी मेथड के पे। डब्ल्यूडी मेथड कुछ नहीं, कॉस्ट पे तो कॉस्ट लगेगा ना। 5 लाख का 10% 50,000 पे लगा दो डेप्रिसिएशन, 4,50,000 वैल्यू आ जाएगी कब सर? डब्ल्यूडीवी ऑन 31 मार्च 2021। हाँ जी। हमारी मशीनरी कब सोल्ड हो रही है? तो 30 सितंबर को हो रही है। तो देखो डिप्रिसिएशन लगेगा कब तक का? 31 मार्च 2022 तक का। 4,50,000 का बेटा 10%, 45,000 आएगा। देखो कैसे निकालते हैं, 4,50,000 का बेटा ऐसे आएगी, 10% 45,000 आएगा ना? हाँ जी। कितना आ गया जी सर? 4,05,000।
प्रियेश अरोड़ा जी बेटा लेट क्यों आए? तो डेप्रिसिएशन, सॉरी, WDV ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक की WDV आ गई। अब देखो डेप्रिसिएशन अप टू, जिस डेट पे मैंने आपको बोला, जिस डेट पे आपको मशीनरी सोल्ड करनी होती है ना, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन अप टू 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब देखो 4,05,000 की मशीनरी है, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये देखोगे अब 31 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने होते हैं सर, पक्का? जी सर। तो इस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दो सर। तो 40,500 का 6/12 यानी कि 20,250। बताओ जी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? तो आ जाएगा भाई साहब 3,84,750 WDV ऑन 30 सितंबर 2022। अरे पैसे कमाने हैं, पैसे इतने कमाने हैं कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ठीक है। बट देखो, पैसा जब तक जेब में है ना तब तक ठीक है, जब वो दिमाग में चढ़ता है ना तब वो दिक्कत देता है। और आजकल लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो दिमाग में चढ़ जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। बुक वैल्यू कह सकते हो इसे आप, ऑन 30 सितंबर। पैसे कमाने हैं, बहुत कमाने हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, इज्जत कमानी है यार, संतोष कमाना है। तो 3,84,750 बेटा बुक वैल्यू आ गई, है ना? स्टेप फर्स्ट के अंदर बुक वैल्यू निकालनी थी, तो बुक वैल्यू आ गई। सेल्स वैल्यू उसने आपको बता रखी है, कितनी है सर? सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू 3,50,000 है। अब बेटा आपकी बुक में जो चीज 3,84,750 रुपए की दिख रही है, वो आप 3,50,000 की सोल्ड कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है ना, सेल्स वैल्यू जो है वो कम है, या कह सकते हैं बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन सेल्स वैल्यू। तो भाई साहब क्या होगा? सिंपल सीधी बात है ना मनीषा जी, लॉस होगा। इस वाले लॉस को लॉस कह रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन अलग है, लॉस अलग है। तो लॉस होगा, तो लॉस कितना होगा सर जी? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज इक्वल टू 3,84,750 माइनस में 3,50,000। 34,750 is the loss on sale of machine. क्लियर है जी, पक्का जी? यस सर, राइट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो जर्नल एंट्री क्या होती है, लॉस की बताया था वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद। देखो लॉस हो गया, लॉस को एक अपनी बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, उससे मशीनरी की वैल्यू कम हो गई ना भाई। एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, अब मैं क्वेश्चन पूरा दे रहा हूं आपको फुल फ्लैच, जिसके अंदर ये लॉस, सेल, परचेज सब कुछ आएगा। एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, परचेज मशीनरी ऑन 1 April 2020, costing rupees 10 lakh. It purchased another machinery. It purchased another machinery on 1 January 2022, rupees at rupees 5 lakh on 30 June 2022. It sold hmm, it sold the machinery on machinery purchased on 1 April 2020 at rupees 5 lakh and purchased
another machinery costing another machinery costing rupees 15 lakh on same day. Prepare machinery account. Prepare machinery account for 2020-21, 2021-22, and 2022-23. Assuming depreciation at 10%. Assuming depreciation at 10%. उसके बाद प्रोविजन वाला अकाउंट भी कराऊंगा ऑन एसएलएम. देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया है, बाकी अभी है तो अच्छा ही. चलिए शुरू करते हैं. अब इन्होंने भाई साहब 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी परचेज कर ली 10 लाख रुपए की. सिर्फ इतना देखना भी 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज कर ली है. सो 1 अप्रैल 2020 को टू बैंक 10 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज कर ली है. इज इट क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट मशीन कब परचेज हो रही है बेटा. सर नेक्स्ट मशीन परचेज हो रही है 1/1/2022 को. तो उससे पहले तो कुछ नहीं है ना सर. नहीं है तो यानी कि 2020 मतलब 31 मार्च 2021 तक तो कुछ नहीं जाएगा. आपका सीधा डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. हाँ जी. कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है? प्रियांशी जी कहाँ गए थे बेटा? कुणाल जी लेट क्यों आए हो? सर 10% लगाना है, वो भी ऐसे लगता है. तो बहुत ही आसान हो गया. तो बेटा 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा जी. हाँ जी सर. तो 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा 9 लाख रुपीस का. 10 लाख माइनस 1 लाख, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना भाई साहब. नहीं सर. तो ये आ जाएगा 10 लाख बेटा. ठीक है जी. उसके बाद सर 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा बेटा यहां से उठ के. ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. ये ब्रॉट डाउन यहां से आ गया. कितने का जी? सर 9 लाख रुपीस का. अब देखिए अब क्या हुआ. अब देखो सबसे पहले देखो कि कब तक कुछ नहीं हुआ. सर 1 जनवरी 2022 को हुआ है. 1 जनवरी 2022 को आपने मशीन ली है ना. तो यहाँ पर 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उससे पहले 1 जनवरी 2022 आएगी. तो 1 जनवरी 2022 टू बैंक अकाउंट. क्या करा है आपने? सर एक मशीनरी परचेज कर ली है. कितने की परचेज कर ली है सर जी? सर हमने मशीनरी परचेज कर ली है. कितने की भाई देख लें एक बार. इट परचेज अनदर मशीनरी 5 लाख रुपीज की कर लिया सर. पक्का? जी सर. तो बेटा कुछ नहीं करना, 5 लाख रुपीज आपने यहाँ डाल दिए. देखो ध्यान से देखो आराम से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से उसी प्रोसेस को फॉलो करते करते अगर आप चीजें करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा. टेंशन ना को. वन यस सर इज हियर. चलिए अब सर 30 जून 2022 को हुआ है. 30 जून 2022 31 मार्च 2022 के बाद आएगी. तो ये वाली ट्रांजेक्शन को भी टेंशन नहीं लेनी है. इससे पहले आपको अपनी नॉर्मल अपनी इन दोनों की बातें करनी है. तो 31 मार्च 2022 जी सर बाय व्हाट डेप्रिसिएशन. M1 पे और M2 पे. M1 देखो 9 लाख की है. हाँ जी. यहाँ पर SLM ही था ना. हाँ जी. तो फिर तो भाई साहब डेप्रिसिएशन इस पे 1 लाख ही रहेगा. रहेगा कि नहीं रहेगा? SLM है ना. M2 5 लाख की है. 1 जनवरी को ली है. 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 तक का कितना डेप्रिसिएशन? सर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन. तो 5 लाख का 10% 50,000 और 3 महीने का लगाना है तो 12,500 पे आएगा कि नहीं आएगा सिर्फ. तो आ गया 1,12,500. बताओ जी कौन कौन एग्री करता है इस बात से? बताओ जी. हाँ जी सर. उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंस कैरी डाउन. M1 M2. M1 9 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख. 5 लाख माइनस 12,500 तो 4,87,500. तो टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब? 8 लाख प्लस में 4,87,500 तो 12,87,500.
ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 14 लाख, और जे भी हो गया 14 लाख। पक्का जी? जी सर। कोई शक जी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो अब बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया यहाँ पर कब? सर 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? सर देखिए M1 अलग M2 अलग, इस बात का ध्यान रखना है। तो M1 है 8 लाख का, और M2 है 4,87,500 का। तो 12,87,500। हाँ जी, यही था। अब देखो इतनी बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक क्लियर ना हो, फटाफट से जरा बताइए, फटाफट से फास्ट। 30 जून 2022 को इट सोल्ड द मशीनरी परचेज, जो उन्होंने मशीनरी परचेज करी थी ना 1 अप्रैल 2000, यानी कि वो 10 लाख वाली, ये वाली मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं। कब? सर 30 जून 2022 को, ठीक है। कितने में? सर 5 लाख रुपीज के अंदर। और उसी डेट पे अनदर मशीनरी परचेज कर रहे हैं। चलो ये अनदर मशीनरी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपको ये देखना है 30 जून 2022 को सोल्ड कर रहे हैं 5 लाख में, ठीक है जी। तो हमने आपको बताया था भाई साहब, आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यही है जी? हाँ जी सर, यही है। अब बात को समझना जरा, क्या समझना? हाँ, देखिए WDV ऑन 1 अप्रैल 2022 भाई साहब कितनी है आपकी? ये देखो पहले तो सर, WDV ऑन 1 अप्रैल 2022 है 8 लाख रुपए की। हैगी सर? हैगी सर। अब ये जो 8 लाख रुपए की है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा इस पे, बात को समझो। देखो 1 अप्रैल 2022 को है, आप इसे बेच कब रहे हो? सर 30 जून 2022 को। तो यार बात को समझो ना, 30 जून 2022 को बेच रहे हो, तो इस पीरियड का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो इसलिए अप टू डेप्रिसिएशन अप टू 30 जून 2022। हाँ जी सर। तो बात को समझेंगे अगर हम, तो 8 लाख पे डिप्रेशन लगना है। अब देखिए, आपको पता है SLM हम फॉलो कर रहे हैं, अगर SLM है तो साल का डिप्रेशन 1 लाख है। अब मेरे को ये देखना है सर, 1 लाख कैसे आया? अरे यार 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उस पर हर साल का डिप्रेशन 1 लाख था ना। हाँ जी। अब मेरे को ये देखना है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने महीने होते हैं? सर अप्रैल मई जून 3 महीने का डिप्रेशन लगना है, यानी कि 3/12 कितना आ जाएगा? सर 1/4 यानी कि 25,000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7,75,000। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि हाँ सर, WDV अगर आप बात करेंगे ना, तो 30 जून 2022 को उस मशीनरी की जो सोल्ड करी है 5 लाख में, उसकी इतनी थी। सेल्स वैल्यू कितनी है भाई? सर सेल्स वैल्यू आ रही है ये 5 लाख की। तो लॉस कितने का हो गया भाई साहब? लॉस ऑन सेल सर 2,75,000। बताइए ये वाला पॉइंट किसको किसको क्लियर है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से? देखो क्या लिखी है लाइन, ऑन 30 जून 2022 इट सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 एट रुपीज 5 लाख, यानी कि 30 जून 2022 को मैं एक मशीनरी सोल्ड कर रहा हूं 5 लाख रुपए की, जो मैंने परचेज करी थी कब? 1 अप्रैल 2023 को, जो कि 10 लाख रुपए में परचेज करी थी, उसको मैं 5 लाख रुपए में सोल्ड कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, 30 जून 2022 तक ये 10 लाख वाली मशीनरी का WDV निकाल दिया बस। हाँ कि ना? हाँ जी। वो आया कितना? 7,75,000। ठीक है जी। तो उसके बाद अब क्या होगा भाई साहब? सर 30 जून 2022 को, हाँ अब देखो मशीन ही सोल्ड करोगे। अब ध्यान से समझना जरा, देखो शांति के साथ दान दो हमें। 30 जून 2022 को बाय बैंक, बाय बैंक क्यों? ये सेल लिख रहे हैं। सेल कितने में करी है सर आपने? सर 5 लाख में। ठीक है जी। 30 जून 2022 तक इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। हाँ जी सर। सो बाय डेप्रिसिएशन सोल्ड मशीन कितना लगाया था? सर 25,000 का लगाया था। 25,000 का लगाया था ना। याद रखो डेप्रिसिएशन हमने SLM लगाया अभी यहाँ पर, 25,000 का लगाया। उसके बाद सर 30 जून 2022 को लॉस भी हुआ है मशीनरी पे। लॉस को मैंने क्या बताया था? बुक्स पे क्रेडिट हो जाएगा।
by loss on sale 2,75,000. ये ना, हाँ जी बताइए क्लियर। अब देखो 30 जून 2022 को उन्होंने एक मशीनरी और परचेस कर ली टू बैंक अकाउंट, कितने की सर, देखें सर, परचेज अनदर मशीन कॉस्टिंग 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की। ठीक है जी, अब बात को समझना मेरे बच्चों। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा भाई साहब, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए M1 तो बिक चुकी, बात को समझो जरा, M1 तो बिक चुकी ना, M1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो M2, M2 है सर 4,87,500 की। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, आपको पता है सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन लग रहा है, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है कि नहीं होता है, होता है सर। M3 कब खरीदी है सर, 30 जून को, तो 15 लाख की मशीनरी है, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितने महीने का सर, 30 जून से लेकर 31 मार्च 2023 तक का, यानी कि 9 महीने का, तो 1.5 लाख, 3/4। मेरे कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, नहीं सोचो सर पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो ये आ जाता है 1,12,500 टोटल, ये आ गया 1,62,500। उसके बाद बेटा थोड़ी सी यहाँ पर काटापिटी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरी डाउन M2 कितने की थी सर, यहाँ पर देखो थी 4,87,500, माइनस कर दोगे 50,000, 4,37,500, और M3 बेटा 15 लाख माइनस में 1,12,500, तो 13,87,500, प्लस में 4,37,500, तो 18,25,000। क्लियर बच्चे, अब टोटल कर देना, बस हो गया खत्म। M2 कैसे आया, अरे M2 मेरे बच्चों देखो 4,87,500 ये चल रहा था, M1 बिक गया है, M2 4,87,500, माइनस करोगे उस पर डेप्रिसिएशन 5 लाख है उसकी कॉस्ट, उस पर 10% लगाना जरा, हर साल का डेप्रिसिएशन 50,000 बनता है कि नहीं बनता। लॉस को वैसे डेबिट करा है, मशीनरी क्या जनरेटरी कैसी की थी भाई लॉस की सर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, थोड़ा सा भी दिमाग यूज कर लो यार, थोड़ा सा तो, थोड़ा सा, टू मशीनरी अकाउंट, मजाक कर रहा हूँ यार, चलो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो ना लॉस की वजह से, कतई मंद बुद्धि वाली बातें कर देते हो यार कभी कभी तुम। लास्ट स्टेप शो कर देना, ठीक है जी, लास्ट स्टेप भी शो कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं आपकी खुशी में। तो राम एंड कंपनी परचेज फर्नीचर फर्नीचर on 1st July 2020 of costing rupees 3 lakh, of costing rupees 3 lakh on 30 September 2021. It purchased another furniture costing rupees 5 lakh on 1st April 2022. It sold the 1/2
of furniture purchased on 1st July 2020 at rupees 80,000 and purchase another furniture on 1st July 2022, costing rupees 1 lakh, assuming depreciation at 10% per annum WDV method. Per annum WDV method. ठीक है जी. Prepare furniture account. Prepare furniture account from 2020 से लेके 22 तक. चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए फ्रॉड से, फिर हम करा रहे हैं. ठीक है जी. फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. ठीक है जी. चलिए अब देखिए, राम एंड कंपनी ने बेटा फर्नीचर परचेस करा है 1 अप्रैल 2020 को. ठीक है जी. 3 लाख रुपए का. 1 जुलाई को 2020 को 3 लाख रुपए का. कोई दिक्कत नहीं है सर. तो 1 जुलाई 2020 फर्नीचर परचेस करा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक सर 3 लाख रुपीस का. पक्का जी? जी सर. उसके बाद बेटा देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं सर. उसके बाद ना 30 सितंबर 2021 है ये. हाँ. अब 31 मार्च 2021 तक तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब. सर कुछ नहीं हुआ. तो भाई साहब 31 मार्च 2021 बाय व्हाट? बाय डेप्रिसिएशन. अच्छा. तो सर 3 लाख रुपीस पे डेप्रिसिएशन देखना जरा कितना है. देखो इस बार याद रखना WDV है, तो डेप्रिसिएशन का रेट है सर 10%. अरे सर बड़ा आसान होता है. कोई नहीं. 3 लाख का 10% 30,000 रुपए. और आपने मशीन ये फर्नीचर लिया कब था सर? 1 जुलाई को. तो वैसे तो आपको देखो इसका हर एक का वर्किंग नोट अलग से बनाना होता है. आप देखो यहां पर कैसे निकालोगे. कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर. ठीक है. फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2020. तो 3 लाख रुपए का फर्नीचर था सर. 3 लाख का 10%, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का. तो 1 जुलाई ही था ना. देख लो एक बार. हाँ जी सर 1 जुलाई है. तो 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च तक. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का डिप्रेशन आता है सब. तो 30,000 9 महीने का डिप्रेशन कितना आ जाएगा सर? सर 22,500 रुपीज आ जाएगा जी. पक्का लॉक कर दें? हाँ सर. तो कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए, बच्चे एकदम क्लियर हैं इस बात पे. वेरी गुड जी. एकदम फर्स्ट क्लास है. उसके बाद बेटा 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरी डाउन. तो 2,77,500. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? केबीसी. अरे भाई साहब IPL में क्या चल रहा है ये तो सबको पता रहता है ना, चाहे आप देखें या ना देखें. तो वैसे ही KBC कभी ना कभी तो देखा ही होगा. तो इतनी बातें तो क्लियर ही रहेंगी ना, चाहे देखो या ना देखो. तुमसे बचेंगे तभी तो टाइम मिलेगा ना हमको. नहीं मिलता है. चलिए. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं आपको बता रहा था कि वर्किंग नोट बनाना होता है. बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,77,500.
ठीक है जी, पक्का। आगे देखिए बच्चा। जी सर। अब देखो, तो 30 सितंबर 2021 को उन्होंने अनदर फर्नीचर खरीद लिया 5 लाख रुपए का। तो 30 सितंबर तो बैंक 5 सर क्या कर रहे हैं, इतना महंगे महंगे फर्नीचर खरीद रहे हैं, भाई जरूरत पड़ती है। 5 लाख रुपए का। अब 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 यानी कि नेक्स्ट में बात अब करेंगे अगले बार। 1 अप्रैल 2022 को ना, कोई टेंशन थोड़ा ना है। तो 31 मार्च 2022 तक तो पहुंच जाओ पहले तुम। अभी तो 1 अप्रैल 2022 को पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? जी सर पहुंचेंगे। तो 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन, हाँ अब देखिए 2,77,500, इस पे 10% लगाना जरा। अब देखो इस पे लगना है, अब इस पे नहीं लगना क्योंकि WDV मेथड है। तो 2,77,500 का 10% आ जाता है सर 27,750 रुपए, 27,750। M2 5 लाख रुपए की है। हाँ जी, 5 लाख का 10%, 50,000, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 5 लाख पे। 5 लाख का 10%, 50,000, और 6 महीने का सर 25,000। इतनी कैलकुलेशन तो फास्ट कर लो बशर्मो। क्लियर है कि ना है? 5 लाख का 10%, 50,000, 6 महीने का 25,000, सिंपल सीधी बात। तो आ गया सर 52,750। ठीक है जी। उसके बाद बेटा 31 मार्च 2022 को ही बाय बैलेंस कैरी डाउन IM1 IM2, हाँ जी 2,77,500। इसका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये WDV था, माइनस करोगे इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा ड्यूरिंग द ईयर? सर 27,750। तो 2,49,750। देखो क्लास के एंड तक जो बचता है ना, वही अपना स्टेमिना बिल्ड कर पाता है। इट इज जस्ट लाइक स्टेमिना, है ना? भागने के लिए जैसे स्टेमिना चाहिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए पेशेंस चाहिए, 7,24,750। क्लियर है जी? बताइए जी। देखो 5 लाख है ये बैंक से जो आपने फर्नीचर खरीदा है 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को खरीदा है, 30 सितंबर से लेके बेटा 31 मार्च 2022, कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक छठा मार्च, 6 महीने होते हैं। तो 5 लाख का 10%, 50,000, और 6 महीने का 25,000। यार भाई साहब, 5 लाख का 10%, 6 महीने के लिए, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन F1 2,49,750, F2 4,75,000। पहले तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 7,24,750। पहले इतना आराम से इत्मीनान से उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना? अदरवाइज तुम्हारे छापे पड़ जाएंगे। मतलब अभी बताऊंगा, पहले कर लो इसे। हौले हौले, आराम आराम से, चिंता के बिना। चलिए, क्लियर है इतना? अब देखिए क्वेश्चन को बात समझिए। अब इन्होंने क्या करा, जो 1 अप्रैल 2022 को हाफ फर्नीचर परचेज जो करा था ना, एक ये मतलब जो फर्स्ट फर्नीचर परचेज करा था 3 लाख रुपए का, वाला सोल्ड कर दिया 80,000 रुपए। और अनदर फर्नीचर परचेज करा है 1 जुलाई को। चलो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात को समझो। आपने यहाँ पर ये जो फर्नीचर परचेज करा था ना 3 लाख का, इसमें से आधा पार्ट सोल्ड कर दिया है। अब बात को समझो जरा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस फर्नीचर की WDV निकालनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2022 को। बात को समझो, 3 लाख रुपए का जो फर्नीचर है ना, इसका आधा पार्ट सोल्ड कर दिया है। अब ये 3 लाख रुपए की जो वैल्यू थी कब थी? सर ये 3 लाख रुपए की वैल्यू थी 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है जी। अब इसमें देखो दो पार्ट होंगे, 1,50,000, 1,50,000। अब इसमें से आधा पार्ट सोल्ड कर रहे हो ना, तो एक तरह से 1 जुलाई 2022 को एक फर्नीचर था 1.5 लाख का। बात को समझो जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब 1 जुलाई 2020 को एक फर्नीचर था 1.5 लाख रुपए का। क्लियर है जी?
अब उसके बाद आपने डिप्रिसिएशन लगाना है इस पे अप टू 31 मार्च 2021। तो 1.5 लाख का 10% कितने महीने का सर? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो इंटू में 9 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा 11,250। क्या ये WDV ऑन, देखो ध्यान से, 31 मार्च 2021, 1,50,000 माइनस में 11,250, तो 1,38,750। उसके बाद डिप्रिसिएशन अप टू, अरे चल जा मेरे भाई, 31 मार्च 2022 तक का। तो 1,38,750 का सीधा 10% पूरे साल का 13,875। तो 1,38,750 माइनस में 13,875 क्या आ गया सर? 1,24,875। बात को समझो, क्लियर है कि नहीं है? देखो 3 लाख की ओपनिंग वैल्यू थी, उसमें से आधा फर्नीचर आपने सोल्ड कर दिया, तो आपको आधे फर्नीचर की WDV निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी सर। तो यार मैं भी तो ये कह रहा हूँ, देखो 3 लाख में से समझ लो 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे आधा डेप्रिसिएशन, उसके बाद ये WDV यहाँ आया, उसके बाद उस पे आधा डेप्रिसिएशन, और उसके बाद ये क्या है सर? उसके बाद एक तरह से ये WDV आ गई 31 मार्च 2022 कह लो, या फिर 1 अप्रैल 2022 कह लो। इस डेट पे आप सोल्ड कितने का कर रहे हैं इसे सर? इस डेट पे बोल रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं इन्हें ये 80,000 रुपए का कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो भाई साहब सेल्स वैल्यू आई 80,000, सर लॉस हो जाएगा। 1,24,875 वाली चीज आप 80,000 में बेच रहे हैं, यानी कि 44,875 रुपीज का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा है। बताइए जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला नोट डाउन करो पहले, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब सर 1 अप्रैल 2022 को ही बाय बैंक सेल जो करी आपने 80,000 की, 1 अप्रैल 2022 को ही बाय लॉस ऑन सेल 44,875। डिप्रिसिएशन सर इस पे लगाना ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई शक? उसके बाद सर अनदर फर्नीचर परचेस करा है 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 टू बैंक, कितने का करा है भाई साहब? सर 1 लाख रुपए का। अब बच्चों मन के सच्चों 31 मार्च 2023, हाँ, तो बाय डेप्रिसिएशन, हाँ, F1 F2 F3, देखो F1 का डेप्रिसिएशन कैसे निकाले सर? ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। अरे कुछ नहीं दिक्कत वाली बात है, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी थी 1,24,875। हाँ जी, तो 1,24,875 पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दो सीधा यार, क्या टेंशन है? 1,24,875 पे 10% लगा दो डेप्रिसिएशन सर, 12,887.5, 12,000, इसका 10% कितना हो जाएगा? 12,487.5, यही हो जाएगा जी, पक्का जी? 12,487.5 या 488 कर लो। F2 4,75,000 का 10%, सर 47,500। अरे डिसोल्यूशन नहीं, डेप्रिसिएशन होता है। और 1 लाख की जो मशीनरी है वो अभी मैंने कराया कहाँ है? हाँ, 1 लाख की जो मशीनरी है 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 9 महीने का, जैसे पता होना चाहिए अब तक। तो 1 लाख पे 10%, 10,000, और 9 महीने का है तो 7,500, जो गया टोटल डेप्रिसिएशन। तो 47,500 प्लस में 12,488 प्लस में 7,500, कितना आ जाएगा सर? 67,488।
31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरिड ऑन। इसके लिए सिर्फ आपको देखना पड़ेगा वो F1 क्या था, वो 1,24,875 माइनस 12,488। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा इसको, फिर 1,12,387 भागने से हो जाता कुछ तो हो जाता बेटा। 4,75,000 माइनस में 47,500। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, अब ऐसे ना डना करिए। और F3 1,00,000 माइनस 7500 तो 92,500। तो 1,12,387 प्लस में 4,27,500 प्लस में 92,500 तो 6,32,387। बेटा जी F1 का CD कैसे आया? देखो मैंने आपको क्या बताया था, वर्किंग नोट दिखाए थे आपको। मैंने कहा था भाई आधी आधी वैल्यू कर दी तुमने, 1,50,000 1,50,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन या दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तो 1,24,875 वैल्यू ओपनिंग थी, है ना, आधी आधी थी ना, तो इस पे 10% मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में लगा दी। उसके बाद 1,24,875 माइनस में इसे लिख लो 1,24,875 माइनस में 12,488। ठीक आ गया यहाँ से। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा आनंद। क्लियर है, डन है।